हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से 92 विभागों में कार्यरत लाखों कर्मियों का इंतजार समाप्त करते हुए फाइनली आउटसोर्स सेवा नियमावली शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आउटसोर्सिंग भर्तियों में बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं। सभी विभागों में न्यूनतम वेतन 20,000 तय कर दिया गया है और 1 अक्टूबर से लागू होगा वेतन वृद्धि का आदेश। जानेंगे सारी चीजों को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें भर्ती से रिलेटेड आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सर, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में कार्यरत 92 विभागों के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को इसी महीने की 2 तारीख को कैबिनेट से मंजूरी प्रदान की थी और उसके बाद लगातार जो है विभागीय स्तर पर बैठकों के बाद आउटसोर्स सेवा निगम के कर्मियों की नियुक्ति को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही थी। कल की डेट में आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से एक बड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कई अहम बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे आने वाले समय में आउटसोर्सिंग भर्तियों में। और न्यूनतम वेतन को लेकर के भी स्पष्ट प्रावधान मेंशन कर दिए गए हैं। तो इस खबर को सबसे पहले जो न्यूज़पेपर्स ने अपने न्यूज में स्थान दिया है उस पर बात करेंगे, उसके बाद जो शासनादेश जारी हुआ है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपए मानदेय। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी किया। आगे देख सकते हैं, देनी होगी लिखित परीक्षा, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नहीं होगा साक्षात्कार। ईपीएफ व ईएसआई की भी सुविधा 2 से 3 माह में निगम शुरू करेगा अपने स्तर से भर्तियां। निगम की ऐसी होगी संरचना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, सलाहकार समिति होगी, निगम मुख्यालय होगा, शासन या निदेशालय आदि की निगरानी समितियां होंगी, मंडल स्तर पर निगरानी समितियां होंगी, जिला स्तर की निगरानी समितियां होंगी और स्थानीय स्तर की निगरानी समितियां होंगी। अब पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियों में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपए मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा वहां आउटसोर्स कार्मिकों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों की कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 व 4 के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। प्रत्येक माह की 5 तारीख को मानदेय का भुगतान होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी 1 के लिए 40,000, 2 के लिए 25,000, श्रेणी 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 मानदेय तय किया गया है। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि लाभ दिए जाएंगे। अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकताएं शुरू होंगी, जिनके पूरा होने से 2 से 3 माह लग सकता है। ये चीज आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि 2 से 3 माह का अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मियों को अपने हितों को संरक्षित करने वाले संगठन के पूर्ण निर्माण और सुचारू रूप से मूर्त रूप में संचालित होने में। अब यहां पे जो कैटेगरी डिवाइड की गई है उसके आधार पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं श्रेणी 1 के अंतर्गत 8 सेवाओं को रखा गया है।
जिसके लिए 40,000 रुपये वेतन निर्धारित है। श्रेणी 2 के अंदर जो है जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स को तथा अन्य संबंधित को रखा गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, जिससे 25,000 न्यूनतम वेतन मिलेगा। और श्रेणी 3 के ऑपरेटर या पैरामेडिकल को 22,000 रुपये मिलेंगे। और श्रेणी 4 के अंतर्गत जो है 8वीं और 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनको 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मी का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये हो जाएगा। यह मानकर आप सभी लोग कंफर्म रहें। दोस्तों आगे आप सभी लोग देख सकते हैं इस खबर को भी और प्रमुखता से अमर उजाला ने अपने न्यूज़पेपर में स्थान दिया है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रेणी 3 व 4 के लिए नहीं होगा साक्षात्कार, और साक्षात्कार के नाम पर ही होती थी धन उगाही भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर, और इसको रद्द कर दिया गया है आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंकों पर होगा चयन। और सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देश में श्रेणी 1, 2 व 3 व 4 के लिए शैक्षिक योग्यता आदि का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही आउटसोर्स सेवा लेने के लिए निर्धारित मापदंड भी तय किए गए हैं। इसके अनुसार उनका चयन 100 अंकों पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से सेवा में काम कर रहे लोगों के स्थान पर नए चयन नहीं होंगे, वह नियमित काम कर सकेंगे। नियमित कार्मिकों के स्थान पर आउटसोर्स नहीं रखे जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा था कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का कि सर जो कार्य कर रहे हैं क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? हमने पहले ही आपको बताया था किसी भी कर्मी को निकाला नहीं जाएगा, सभी को आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित किया जाएगा। और इसी बात की पुष्टि कर दी गई है प्रमुख सचिव जी की तरफ से कि किसी भी आउटसोर्स कर्मी को निकाला नहीं जाएगा। एक प्रश्न और आप सभी का आता था कि सर जो अधिक वेतन पा रहे हैं न्यूनतम वेतन से उनका क्या होगा? जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है कैटेगरी वाइज, उससे अगर कोई अधिक वेतन पा रहा है आउटसोर्स कर्मी, तो ऐसा नहीं कि उसका वेतन काट दिया जाएगा, उसको वही पुराना वेतन मिलता रहेगा। बाकी नए कार्मिकों का न्यूनतम वेतन लागू हो जाएगा, या जो कम वेतन पा रहे हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन लागू हो जाएगा। बाकी किसी के वेतन में कटौती नहीं होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो दोस्तों आप सभी लोग अब देख सकते हैं जो ऑफिशियल शासनादेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के, वो आप सभी के सामने है। 19 सितंबर 2025 को ये जारी हुआ है। प्रेषक आप सभी लोग देख सकते हैं अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त या जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम यह जो है शासनादेश प्रेषित किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी नॉन प्रॉफिटेबल का गठन विषय की ये शासनादेश निर्गत किया गया है। पूरी शासनादेश पर अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पर हम डिस्कशन अवश्य करेंगे। पहला पॉइंट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपको अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्मिकों को शासन या विभागों से उपलब्ध कराई जा रही पारिश्रमिक की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही तथा कतिपय प्रकरणों में नियमित रूप से ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कार्मिकों को सेवायोजित करते समय एवं उनकी सेवाओं के नवीनीकरण के समय आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कार्मिकों को उचित लाभ न दिए जाने संबंधी प्रकरण भी उजागर हुए हैं तथा आउटसोर्सिंग एजेंसीज को उपलब्ध कराई जाने वाली कमीशन की राशि विभागों द्वारा अलग अलग देने के कारण एकरूपता नहीं है। आउटसोर्सिंग सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रावधानित आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया कि ऐसे निगम का गठन किया जाए जिसके नियंत्रण और देखरेख में आउटसोर्सिंग एजेंसियां आउटसोर्स मैन पावर को शासन के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से आउटसोर्स एम्प्लॉइज की सेवाएं व सर्विसेज समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, विभिन्न संस्थाओं, उपक्रमों एवं अधिकरणों, समितियों, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, सभी ऑटोनोमस बॉडीज एवं राज्य पोषित संस्थानों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय इत्यादि को समस्त प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सके। यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी विभाग हो, सभी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित करते हुए उन्हें लाभ दिया जाएगा। बाकी यहां पे सारी चीजें क्लियर है। विजन क्या है आउटसोर्स सेवा निगम का, वो भी यहां पर बिल्कुल क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है उस पर बात करते हैं। तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराना,
छठा पॉइंट है आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन एक नियामक निकाय की भांति कार्य करेगा जो प्रचलित कानूनों, नियमों एवं मानकों के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी के कार्य प्रक्रिया एवं कार्य गतिविधि के कमांड एवं नियंत्रण हेतु मानकों को स्थापित करेगा। और निगम से लाभ क्या होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो विभाग द्वारा कार्मिकों की मांग को निगम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभाग को सेवा प्रदान कराया जाएगा। दूसरा है आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कार्मिकों के प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कार्मिकों के ईपीएफ तथा ईएसआईसी के खाते खुलवाकर धनराशि उनके खातों में जमा कराना सुनिश्चित करना होगा। कार्मिकों को ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बैंक के अंतर्गत समस्त अनुबंध सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। कार्मिकों की कार्यक्षमता दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना है। और एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिलाओं, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित कराना है आउटसोर्सिंग भर्तियों में। अब यहाँ पर एजेंसियों का इम्पैनलमेंट कैसे किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्ष, जो अभी 1 वर्ष तक होता था वो अब 3 वर्ष तक होगा, की आवश्यकता की समाप्ति या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक जो पहले हो तक के लिए इम्पैनलमेंट किया जाएगा। निगम संबंधित क्रेता विभाग या अधीनस्थ संस्था एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के मध्य जो है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के माध्यम से समस्त प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। कार्मिकों का नियोक्ता आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा एवं निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विभागों को सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एजेंसियों को कार्य संपादन न किए जाने की स्थिति में ही ब्लैकलिस्ट अथवा पेनाल्टी लगाते हुए हटाया भी जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के क्या दायित्व होंगे, वो सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं। आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है कार्मिकों की सेवाएं प्राप्ति करने हेतु निगम की देखरेख में निगम द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार विभाग या संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या यहाँ पर मेंशन है 26/2024 में निहित प्रावधानों या शर्तों एवं तत्संबंध में निर्धारित आरक्षण का अनुपालन आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से कैंडिडेट्स को वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान या प्राप्त किए जाने हैं। सेवा प्रदाता से विभागों द्वारा कार्मिकों की मांग के अनुसार यथा 1 कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ता तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से सेवा प्राप्त किया जाएगा। तीसरा है निगम द्वारा बनाए गए पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार कार्मिकों की क्षमता योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा सेवा लिया जाएगा जैसे संबंधित विभाग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। चौथा पॉइंट है आउटसोर्सिंग कार्मिक को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा स्वयं बदलाया हटाया नहीं जा सकता है। अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध आदि की स्थिति में संबंधित विभाग या संस्था एवं निगम की सहमति के पश्चात ही हटाया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, आर्थिक अभ्यर्थी की आयु, पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं स्थानीय निवास यानी जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तर के पद के लिए आधार पर विभाग एवं निगम के परीक्षण में किया जाएगा। श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के पद हेतु कोई भी साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को वरीयता प्रदान की जाएगी। वेरीफाइड आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सूची संबंधित समिति द्वारा निगम को भेजी जाएगी और निगम द्वारा यह सूची आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम रूप से सेवाओं हेतु लिए गए आउटसोर्सिंग कार्मिकों की आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट लेटर भी निर्गत किया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मापदंडों के निर्धारण का आधार क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त या अधिमानी योग्यता के 25 अंक रहेंगे। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के 10 अंक जो अधिकतम रहेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक विभागवार यथा आवश्यक है तो 50 अंक। स्थानीय निवास यानी जिले स्तर की भर्ती में उस जिले के निवासी, मंडल स्तरीय भर्ती में उस मंडल के निवासी और राज्य स्तर की भर्ती में उस राज्य के निवासियों को मौका दिया जाएगा। उसके लिए 15 अंक रहेंगे। कुल 100 अंक यहाँ पर टोटल बनते हैं। पूरी व्यवस्था प्रत्येक मापदंड हेतु स्वीकार्य अंकों के निर्धारण की व्यवस्था क्या रहेगी ये यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो इन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर सारी बातों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आउटसोर्स सेवा निगम का स्ट्रक्चर है, कौन अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर वो पूरा डिटेल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्य और अधिकार क्या होंगे, सारी चीजें ये निगम के संचालन को लेकर के जो समितियां हैं उनको लेकर के ये डिटेल है। अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूनतम सैलरी को लेकर के क्या चर्चाएं हैं और किस आधार पर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों एक चीज यहां पर आप सभी को समझना होगा कि ये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, ये न्यूनतम वेतन जो भर्ती आएगी उस भर्ती की शैक्षिक योग्यताओं के बिहाफ पर होगा।
ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। तो ये श्रेणी 1 के सभी कैंडिडेट हैं जिनका न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपए पर मंथ निर्धारित किया गया है। उसके बाद श्रेणी 2 के अभ्यर्थी आएंगे यहाँ पर। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, और न्यूनतम सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। फिर बात करेंगे तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के ही अभी चल रहे हैं। उसके बाद तृतीय श्रेणी की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें सारी आपके सामने हैं। और तृतीय श्रेणी में देखेंगे तो न्यूनतम सेवाएं यहाँ पर जो हैं, जो शामिल की गई हैं, वो आप सभी के सामने हैं। और न्यूनतम यहाँ पर 22,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर क्या है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है चतुर्थ श्रेणी की कैटेगरी। तो आप सभी को बता दें, जितनी भी 4th ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं वो चतुर्थ श्रेणी में आएंगी। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी। और न्यूनतम यहाँ पर सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ होगी। यानी इसका मतलब है, मान लीजिए कोई वैकेंसी आई है 4th ग्रेड के लिए और उसमें आपने बीए या एमए कर रखा और उसके बिहाफ पर आवेदन कर दिया और आपका अंतिम रूप से चयन हो जाता है, तो आपको सैलरी 4th ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाली मिलेगी, ना कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की शैक्षिक योग्यता वाली सैलरी मिलेगी। यानी जिस कैटेगरी की शैक्षिक योग्यता पर आप नौकरी पाएंगे उस कैटेगरी की न्यूनतम सैलरी आपको मिलेगी। और इस तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर वाले अभ्यर्थी सेकंड या द्वितीय 3rd कैटेगरी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा और आप सभी को पैसेंस बनाए रखना है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली के लागू होने को लेकर के। तो साथियों, सारी चीजें हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप सभी की क्लियर कर दी हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के। और बाकी 1 अक्टूबर से वेतन वृद्धि के आदेश लागू होगा। ऐसी चीजें आपको सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिलेंगी, लेकिन विस्तृत रूप से ये स्पष्ट है कि जब तक आउटसोर्स सेवा निगम के समस्त समितियां और कर्मचारियों की नियुक्ति और गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वेतन वृद्धि का आदेश नहीं लागू होगा। अभी आपको बता दें, लगभग 2 महीने का इंतजार आप सभी को वेतन वृद्धि के आदेश के लिए करना होगा, विभागवार जो आदेश आएंगे वेतन वृद्धि का उसके लिए। क्योंकि अभी आउटसोर्स सेवा निगम की समितियां गठित हो रही हैं और आउटसोर्स सेवा निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही, और वो प्रक्रिया जो है सितंबर माह में ही कंप्लीट कर ली जाएगी। इसको लेकर के शासनादेश भी विभागवार जारी हो चुके हैं, उनकी भी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी थोड़ा और पैसेंस बनाए रखना है। 2025 का जो लास्ट तिमाही है उसमें आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि के आदेश विभागवार आने शुरू हो जाएंगे। सभी विभागों को इंक्लूड किया गया है, किसी भी विभाग के आउटसोर्स कर्मी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है और 100% ऑफिशियल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।